ये कहानी 1960 के दशक की है, जब शहर से एक स्कूल टीचर को मीलों दूर दराज एक पहाड़ी इलाकों में स्थित गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। पर वहां पहुंचकर टीचर को पता चलता है कि यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो आखिर टीचर बिना स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाता है? और गांव में अजीज नाम का एक शख्स होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसमें और गांव वालों में टीचर किस तरह के बदलाव लाता है, यही इस कहानी में हम देखेंगे। वक्त है 1963 का। यहाँ शहर में माहिर नाम के एक टीचर को हमें दिखाया जाता है जिससे गवर्नमेंट से अभी अभी ट्रांसफर ऑर्डर मिला है। इस वजह से उसकी अपनी बीवी के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि टीचर का ट्रांसफर मीलों दूर दराज एक पहाड़ी इलाकों में हुआ था। टीचर के पत्नी के हिसाब से वो गांव काफी दूर और काफी अनसेफ था, पर टीचर अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर वो वहां नहीं गया तो उसकी जॉब चली जाएगी। टीचर अपनी पत्नी को किसी तरह से मना लेता है। अब अगले दिन टीचर को उसके बाकी के परिवार और कलीग सारे उसे छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं। माहिर यानी कि टीचर को उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो गांव काफी अंदर में होती है। वहां जाने के लिए टीचर एक बस को पकड़ता है। कुछ देर सफर करने के बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकती है और यहाँ हम देखते हैं कि बस में जितने भी लोग थे वो सब के सब उतर चुके थे सिवा स्कूल टीचर के। तभी कंडक्टर टीचर को कहता है कि बस इसके आगे जा नहीं सकती, यहीं तक हमारा आखिरी स्टॉपेज है। टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गांव तक कैसे पहुंचे। कंडक्टर कहता है कि उस गांव तक कोई भी गाड़ी नहीं जाती। टीचर उससे गांव का पता पूछकर पैदल ही निकल पड़ता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब टीचर उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें कई ऊंची ऊंची चट्टानों पहाड़ों को पार करना पड़ता है। साथ ही बीच में उन्हें एक नदी भी मिलती है और आखिरकार किसी तरह से वो काफी मुश्किलों के बाद उस गांव तक पहुंचे जाते हैं। पर गांव पहुंचते उन्हें गांव के लोग बंदूकों से घेर लेते हैं, जिस पर टीचर बताता है कि वो एक सरकारी टीचर है और सरकार ने उसे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है। तभी गांव वाले हैरान होकर कहते हैं कि टीचर हमारे इस गांव में। गांव का मुखिया टीचर का नाम सुनते ही उन्हें गले से लगाता है। अब गांव वाले टीचर के आने से बहुत खुश होते हैं। तभी टीचर कहता है कि आप हमें स्कूल दिखाएं या फिर उसका पता बता दें। इस पर गांव वाले बताते हैं कि यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है। आज तक यहाँ गांव में एक भी स्कूल बनवाया नहीं गया और ये आज पहली दफा है कि सरकार ने कोई टीचर को हमारे इस गांव में भेजा है। टीचर गांव वालों की ये बात सुनकर बड़ा ही शौक होता है। वो सोचता है कि बिना स्कूल के सरकार ने उसे यहाँ पढ़ाने के लिए क्यों भेज दिया। गांव वाले कहते हैं कि जब आप आ ही गए हो तो यहाँ स्कूल भी बन ही जाएगी। वो टीचर को गांव में ठहरने के लिए एक रूम देते हैं। अब टीचर को बड़े ही सम्मान के साथ गांव में लाया जाता है। तभी रास्ते में टीचर को एक सरफिरा आदमी दिखाई देता है और ये सरफिरा आदमी गांव का ही मुखिया का बेटा होता है। टीचर गांव के लोगों से बात करता है तो उन्हें एहसास होता है कि इस गांव में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ गांव के लोगों को लड़कियों को पढ़ाने का जरा सा भी इरादा नहीं है। गांव वालों की मानसिकता से टीचर भी परेशान हो जाता है। अब अगले दिन सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करवाता है और कहता है कि मैं अपने सबसे बड़े बेटे की शादी करवाने वाला हूँ। पर सरपंच का सबसे बड़ा बेटा अजीज होता है जिसकी शादी नहीं करवाई जा सकती क्योंकि वो एक सरफिरा आदमी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होता है। अब इसलिए सरपंच अजीज से छोटे अपने सबसे दूसरे बड़े बेटे की शादी करवाने का फैसला करता है। अपनी शादी की बात सुनकर सहलाल खुशी से झूम उठता है। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है जो उसके लिए लड़की देखने जाने वाली थी। सहलाल अपनी पसंद अपनी माँ व गाँव के औरतों को बताता है। वहां पहुंचने पर उनके सामने लड़कियां आती। लड़की सच में बहुत ही वाकई खूबसूरत होती है। फिर लड़की को अच्छे से देखा परखा जाता है। उन्हें लड़की बहुत पसंद आती है। सहलाल को हूर की परी जैसी एक लड़की चाहिए। सहलाल के दोस्त व भाई उसे बताते हैं कि उसकी होने वाली पत्नी वैसी ही है जैसा उसे चाहिए। यह बात सुनकर सहलाल को अपनी खुशी संभाली नहीं जाती। सहलाल की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। वो गाँव वालों में मिठाइयाँ भी बांटता है। रात को वो पहली बार अपनी दुल्हन को देखता है तो उसे भी लड़की बहुत पसंद आती है जैसा कि उसने सोचा था। लेकिन जब लड़की हंसती है तो सहलाल के चेहरे से उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि लड़की की दांत बुरी तरह से सड़ी काली थी। अगले दिन टीचर सरपंच को लेकर गांव में स्कूल बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस निकल पड़ता है। लेकिन जब वो जा रहे होते तभी रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह ने घेर लेता है। तभी सरपंच टीचर से कहता है कि घबराइए मत, ये हमारे ही साथी है। ये इस गाँव की रखवाली करते, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे सरकारी दफ्तर पहुँचते हैं जहाँ उनसे कहा जाता है कि फिलहाल तो सरकार अभी गांव में स्कूल बनवा ही नहीं सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ साल इंतजार करना होगा। अब इस बात से टीचर भी परेशान हो जाता है। वो रात भर इस बारे में सोचता है
कि उसे क्या करना चाहिए। बिना स्कूल के सरकारी मदद के बिना वो बच्चों को कैसे पढ़ाए। टीचर बहुत ही मायूस होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके आ जाने से गांव वालों में एक आशा की किरण जगी थी कि उनका गांव आगे बढ़ेगा, उनके गांव में स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगे, जो अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अगली सुबह टीचर सरपंच से मिलता है और कहता है कि मैंने इस बारे में काफी सोचा है, मैं एक ही शर्त पर इस गांव में स्कूल बनवाऊंगा कि गांव के सभी लड़कियों को पढ़ने की इजाजत होगी। सरपंच टीचर की इस बात को मान लेता है। फिर टीचर अपने घर अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा कहना सही था, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। यहाँ डाकुओं ने मुझे घेर लिया और मुझे छोड़ने के बदले वो एक मोटी रकम मांग रहे। वहीं टीचर की ये बात सुनकर उसकी वाइफ तुरंत से पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाती है। टीचर के पास पैसे आ जाते हैं। फिर जल्द ही गांव में स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाता है। स्कूल बनने में गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े औरतें सभी एकजुट होकर टीचर की बहुत मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब भी बच्चे अजीज को परेशान कर रहे होते हैं और ये चीज टीचर को अच्छी नहीं लगती। उसे अजीज की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। टीचर नोटिस करता है कि उसके सर पर चोट लगी है, उसे दर्द हो रही है, पर वो ये बात किसी को बता नहीं पा रहा होता है। वहीं अब कुछ दिनों के बाद स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। फिर टीचर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और जैसा कि सरपंच ने वादा किया था कि गांव की सभी लड़कियां पढ़ने जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। स्कूल में एक दिन पढ़ाते हुए टीचर बाहर अजीज को देखता है, तो टीचर भी समझ जाता है कि शायद अजीज भी बच्चों के साथ पढ़ना चाहता है। वहीं क्लास में हम एक गफर नाम के लड़के को देखते हैं जो हमेशा उदास रहता है। कुछ सालों पहले एक आदमी अपने साथियों के साथ सरपंच को गांव वालों के सामने चाबुकों से पिटा था। ये चीज गैमेलियो से सहा नहीं गया और वो उस आदमी को शूट कर देता है और पुलिस से बचने के लिए वो गांव छोड़कर भाग जाता है। और तब से आज तक उसका कोई भी अता पता नहीं। दरअसल गैमेलियो भी सरपंच का ही बेटा होता है। टीचर को अजीज के साथ बच्चों का ये व्यवहार देखा नहीं जाता, जैसा कि बच्चे उसे आए दिन परेशान करते हैं। इसलिए वो बच्चों को अजीज को परेशान करने से रोकता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। सरपंच अपने बेटे के साथ टीचर का ये रुख प्रेम भाव देखकर बड़ा ही खुश होता है। फिर एक दिन अजीज गायब हो जाता है। गांव के लोग उसे हर जगह ढूंढते पर वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर ये अजीज की गायब होने की बात टीचर को बताने जाते हैं। तभी वो स्कूल में अजीज को देखते हैं। वो वहाँ पढ़ रहा होता है। अजीज को स्कूल में देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और उन्हें टीचर का ये स्वभाव काफी अच्छा लगता है। टीचर गाँव को समझते हुए गाँव की समस्याओं का हल भी निकालता है। वहीं धीरे धीरे अजीज ठीक होने लगता है। उसे पढ़ाई करना पसंद, वो काफी मेहनत करता है। उसमें सुधार पाकर टीचर भी बड़ा खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि अजीज पूरी तरह से ठीक हो जाए। टीचर के आ जाने से गांव में काफी तरह के अच्छे अच्छे बदलाव आते हैं और एक तरफ अजीज ठीक होने लगा था, उसके घर वालों में टीचर के लिए और भी सम्मान बढ़ जाता है और गाँव वाले टीचर को फरिश्ता समझने लगे थे। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सर्दियों का समय आ चुका होता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ की लंबी चादर फैली होती है। फिर एक दिन सरपंच का बेटा गैमेलियो गांव वापस लौट आता, जो पुलिस से बचने के लिए गांव छोड़कर भाग गया था। गैमेलियो के वापस आ जाने से उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। गैमेलियो का गांव टीचर की वजह से पूरी तरह से बदल चुका होता है। सरपंच अपने बेटे को गांव में बने स्कूल को दिखाता है। सरपंच की आंखें नम होती है। वो टीचर से कहते हैं कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा अजीज ठीक होने लगा है। वो टीचर से कहते हैं, मैं एक सरपंच था, पर फिर भी मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मुझे अजीज पर हो रहे अपमान को सहना पड़ता था। पर आज लोग उसकी मेहनत देखकर उसे एक अच्छा इंसान मानने लगे। गैमेलियो को समझाया जाता है कि उसे पुलिस से ना भागकर सरेंडर कर देना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। गैमेलियो अपने पिता की बात मानते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता। वहीं सरपंच एक एक कर अपने सभी बेटों की शादी करवाने लगता है और क्योंकि गैमेलियो ने खुद से सरेंडर किया था, इसलिए उसकी सजा कम कर दी जाती है। उसे केवल 4 साल की सजा सुनाई जाती है। सरपंच अपने सभी बेटों की शादी कर चुका था सिवा अजीज के। सरपंच अजीज से वादा करता है कि जल्द ही उसकी भी शादी करवा दी जाएगी। अजीज जानता है कि उसकी शादी करवाना काफी मुश्किल है, पर फिर भी उसे एक आशा होती है कि उसकी भी शादी होगी। फिर एक दिन सरपंच शहर कोर्ट गए हो, तभी एक अपराधी वहाँ एक बूढ़े आदमी को शूट करने वाला होता है, लेकिन सरपंच उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। वो बूढ़ा आदमी सरपंच को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि आपका मेरे ऊपर एक एहसान है। वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी उसके बेटे अजीज से करवाने का प्रस्ताव रखता है। दरअसल उसे पता है कि सरपंच अपने सभी बेटों की शादी करवा चुका है सिवा अजीज को छोड़कर। उन्हें अजीज के बारे में सब कुछ पता होता है क्योंकि दोनों बगल के ही गांव के रहने वाले थे। अब अजीज की शादी भी होनी पक्की हो जाती। उसके लिए जो लड़की देखी गई वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, वो काबिल होती है, वो समझदार होती है,
मिसगिन की खूबसूरती देख सभी के होश उड़ जाते हैं। कितनी अच्छी लड़की है और शादी किसी अपंग दिमाग कमजोर वाले के साथ। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही होती। इनकी शादी से कोई भी खुश नहीं होता। मिसगिन को जब अजीज के बारे में पता चलता तो उसे भी इस शादी से ऐतराज हो जाता है, पर उसके पिता का वचन था इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती। वहीं शादी के बाद जब अजीज पहली बार अपनी दुल्हन को देखता तो उसकी खूबसूरती देखकर वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। अब शादी तो हो चुकी थी, इसलिए अब दोनों को एक दूसरे को समझना था। शुरू में दोनों में काफी लड़ाइयाँ होती, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते। अजीज अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसकी खुशी से लोग जलते थे तो कुछ खुश भी थे, पर वहीं कुछ लोग मिसगिन को लेकर बुरा भला कहने लगे कि दिखने में ये इतनी खूबसूरत है, पर हो ना हो इसमें कुछ तो कमियां होगी, इसमें कुछ बीमारियां होंगी, तभी तो इसकी शादी अजीज के जैसे आदमी से हुई। समाज की ये बातें सुन सुनकर मिसगिन भी टूट जाती और एक दिन वो अजीज से जाकर कह देती है कि वो अब और उसके साथ नहीं रह सकती। वो गाँव वाले को और अजीज मिसगिन की ये बात दिल में ले लेता है और खुद को खत्म करने के इरादे से वो पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। वो काफी दुखी होता है। वो सोचता है कि उसके वजह से उसके पिता, उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को कितना कुछ सहना पड़ता है, और अब वो नहीं चाहता है कि उसके वजह से उसके परिवार वालों को कोई दिक्कत हो। और इससे पहले कि वो चट्टानों से कूदता, वहाँ टीचर आ जाते और उसे वहाँ से पीछे हटने को कहते। अजीज टीचर की बात नहीं सुनना चाहता, वो रोने लगता है। टीचर धीरे धीरे उसके करीब आता और उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी जान देने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारे साथ ही कूद जाऊंगा। और अजीज ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि टीचर जैसे भले आदमी उसकी वजह से मरे। टीचर की बात मानते हुए अजीज उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। टीचर उससे एक चिट्ठी लिखवाता है। फिर अगली सुबह वो अपनी पत्नी मिसगिन को लेकर इस गाँव को छोड़कर दूर कहीं चला जाता है, पर जाने से पहले उसने टीचर की मदद से लिखी हुई चिट्ठी अपने घर पर छोड़ लिया होता है। घर वाले अजीज की चिट्ठी पाने पर उसे टीचर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ टीचर उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाता है जो उसमें लिखा था कि मैं अजीज, मुझे समझने में आप लोगों ने काफी देर कर दी। मुझे बचपन से ही लोगों ने ताने दिए, परेशान किया, बुरा भला कहा, पर मैंने उनकी बात को कभी ना बुरा माना। पर आज मैं 32 साल का हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरी पत्नी को किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मैं अपनी पत्नी मिसगिन को लेकर कहीं दूर इस गाँव को छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ मैं कोई भी परेशान नहीं करेगा। वहीं अब कुछ दिनों के बाद टीचर को भी अपने घर को जाना होता है, क्योंकि उसके जितने दिनों की इस गांव में टाइमिंग थी वो अब खत्म हो चुकी है। जाने से पहले टीचर गांव को अच्छे से देखता है, अपने बनाए हुए स्कूल को देखता है, फिर लोगों से मिलते हैं। टीचर की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इस गांव से, इस गांव के लोगों से उनका एक परिवार जैसा रिश्ता जुड़ चुका था। सरपंच कहता है कि मेरे 6 नहीं, तुम्हें मिलाकर मेरे 7 बेटे हैं। नम आंखों से गाँव वाले टीचर को विदा करते हैं। कुछ सालों के बाद गाँव वालों के पास एक खत आता है। उसके बाद आए दिन गांव वाले टीचर और अजीज के आने के इंतजार में होते हैं। फिर एक दिन गांव में एक गाड़ी रुकती है और ये गाड़ी टीचर की होती है। टीचर अपनी पत्नी के साथ आए होते हैं। टीचर का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। तभी सरपंच उनसे अजीज के बारे में पूछते हैं, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। आज तक उसकी एक भी खत नहीं है। टीचर कहता है कि मेरे साथ कोई और भी आया जो आपसे मिलना चाहता, और तभी कार से अजीज उतरता है। अजीज के साथ उसका बेटा भी होता है और यहाँ हम देखते हैं कि अजीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो अच्छी तरह से चल बोल सकता है। वहीं अजीज की पत्नी भी साथ ही आई होती है। यहाँ अजीज को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, पर जैसे उसका घोड़ा उसके करीब आता है तो सभी अजीज को पहचान जाते हैं कि वो उनका ही अजीज है, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और यहीं पे प्यारी सी कहानी यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।